हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम जो कि 2020 में हुआ था आंध्र प्रदेश सर्किल में। उसके सॉल्यूशन को आज हम लोग करेंगे। 2020 में और 2021 की बात करें तब पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए या एमटीएस की बात करें, इनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते थे। इसलिए हम लोग सबसे पहले एमटीएस एग्ज़ाम को सॉल्व कर रहे हैं 2020 के। उसके बाद में एमटीएस एग्ज़ाम 2021 करेंगे और उसके बाद में पोस्टमैन और मेल गार्ड के 2020 वाले पेपर्स को करेंगे और उसके बाद में 2021 के पोस्टमैन और मेल गार्ड के एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम लोग हल करेंगे। 2022 में पोस्टमैन की बात करें या मेल गार्ड या एमटीएस की बात करें तो वहाँ पर पेपर नंबर जो 1 था वो सबके लिए कॉमन था और उस सीरीज को हम लोग कवर कर चुके हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पोस्ट ऑफिसेस इंचार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक इज केप्ट ओपन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ आवर्स ओनली। सिंपल सा इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस जीडीएस के इंचार्ज में होती हैं उन्हें न्यूनतम कितने घंटों के लिए खोला जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीडीएस या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के अंडर में कौन सी भी ऑफिसेज आती हैं। तो जीडीएस की बात करें या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज की बात करें, उनके अंडर में ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज आती हैं, यानी कि बीओ आती हैं। बीओ को न्यूनतम कितने समय के लिए खोला जाता है, आप लोग इसका आंसर जानते हैं। न्यूनतम 4 घंटे के लिए खोला जाता है और अधिकतम बीओ को 5 घंटे के लिए खोल के रख सकते हैं। तो आपके लिए ऑप्शंस में प्रश्न आपसे न्यूनतम पूछा गया तो आप लोग 4 आवर्स को टिक करेंगे, अधिकतम पूछा जाता है तो 5 घंटे को टिक करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ आपसे मिनिमम पूछा गया तो मिनिमम का आंसर हो जाएगा 4 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि फ्रैंकिंग मशीन शुड कंसिस्ट ऑफ डाइज, यानी कि जो फ्रैंकिंग मशीन है उसमें कौन कौन सी डाइज होती हैं। तो फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाइज होती हैं। पहला है वैल्यू डाई और दूसरा होता है लाइसेंस डाई। फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित 2 डाई कौन सी, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। प्रश्न आपसे ये ऐसे भी पूछा जा सकता था कि वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई जो शब्द हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, तो उसका आंसर भी होता फ्रैंकिंग मशीन से ये शब्द जुड़े हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अदर फैक्ट्स की बात करें, फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रैंकिंग मशीन का क्लॉज कौन सा है। तो पोस्ट ऑफिस का जो गाइड पार्ट 1 है उसका क्लॉज नंबर 11 फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित है। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन जारी करता है, तो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस मंडल प्रमुख जारी करते हैं, डिविजनल हेड जारी करते हैं। यानी कि मंडल प्रमुख कौन होते हैं, या तो सुपरिटेंडेंट होंगे या सीनियर सुपरिटेंडेंट होंगे। जो डिविजन कैटेगरी बी के हैं उनके हेड होते हैं सुपरिटेंडेंट, और जो डिविजन्स कैटेगरी ए के होते हैं उनके हेड होते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो फ्रैंकिंग मशीन की छाप है वो कैसी होती है, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखें। आंसर क्या होता है, रेड कलर की होती है। और इसके अलावा ये प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रैंकिंग मशीन के आर्टिकल्स को, जिन्हें फ्रैंक्ड आर्टिकल कहते हैं, अगर उन्हें लेटर बॉक्स में अगर कोई पोस्ट कर देता है तो उन आर्टिकल को क्या माना जाता है, तो उन आर्टिकल को अनपेड आर्टिकल माना जाता है, यानी कि बिना भुगतान वाला आर्टिकल माना जाता है। अगर बिना भुगतान वाले आर्टिकल को एड्रेसी के पास में भेज दिया जाता है, यानी कि प्राप्तकर्ता के पास में भेज देते हैं, तो उनसे कितना चार्ज लेते हैं, तो जो भी चार्जेस लगते हैं उसका 2 गुना चार्ज लेते हैं, यानी कि जो भी चार्जेस हैं उसका 2 गुना चार्ज लिया जाता है। फ्रैंकिंग मशीन के जो आर्टिकल्स जो छपते हैं फ्रैंकिंग की छाप से, जिसे फ्रैंक्ड आर्टिकल कहते हैं, उनको 2 पोस्ट ऑफिसेज में ही पोस्ट कर सकते हैं। और वो जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो कौन कौन सी पोस्ट ऑफिस होंगी दोनों, इसका निर्धारण आपको जब आपका लाइसेंस देते हैं उस समय कर दिया जाता है। यानी कि लाइसेंस में जो पोस्ट ऑफिस के नाम होते हैं उन्हीं पोस्ट ऑफिस में ही आप लोग फ्रैंकिंग मशीन के आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हैं। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि फ्रैंकिंग मशीन के आर्टिकल्स को फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित एक डेली डॉकेट बनाई जाती है। डेली डॉकेट में क्या होता है कि वो आर्टिकल जो कि डिस्पैच किए गए उसकी लिस्ट होती है डेली डॉकेट में। तो डेली डॉकेट को कहां पर भेजा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जिस ऑफिस में लास्ट टाइम पर आर्टिकल भेजे गए थे, लास्ट टाइम पर जिस ऑफिस में आर्टिकल भेजे गए हैं, आर्टिकल्स को भेजा गया है, उस
ऑफिस में आपकी डेली रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, डेली डॉकेट है वो सबमिट करनी होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि रेंट फॉर द पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर इज। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखें कि पोस्ट ऑफिस में एक तो पोस्ट बॉक्स है, दूसरा है पोस्ट बैग, दोनों को ही किराए पर देने की सुविधा है। अगर पोस्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, पोस्ट बॉक्स को अगर तिमाही रूप से किराए पर देना है तो उनसे चार्ज लिया जाता है 50 रुपये। पोस्ट बैग को तिमाही रूप से किराए पर देते हैं तब उसका चार्ज लगता है 50 रुपये। वहीं बात करें सालाना यानी कि वार्षिक की बात करें तो पोस्ट बॉक्स को जब किराए पर देते हैं तो सालाना चार्ज लेते हैं 150 रुपये। पोस्ट बैग को किराए पर देते हैं सालाना तब उनके लिए चार्ज लगता है 150 रुपये। ये तो अलग अलग की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कंबाइंड के बारे में, यानी कि पोस्ट बॉक्स भी आपको किराए पर लेना है और पोस्ट बैग भी लेना है। तिमाही रूप से लेना है तो आपको इनका टोटल नहीं करना है, यानी कि 150 + 50 100 नहीं करना है। इसका आंसर होगा 80 रुपीज, यानी कि 20 रुपए की आपको यहाँ पर छूट मिलती है। और पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के जब टोटल करेंगे 1 साल का किराया तो 300 होगा, लेकिन 300 की बजाय आप लोग चार्ज क्या देते हो 250 रुपये, यानी कि यहाँ पर 50 रुपए की छूट मिलती है। तो इन सारे प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखेंगे कि तिमाही रूप से अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग रेट्स ध्यान रखें, संयुक्त रूप से पूछा जाए तो संयुक्त का ध्यान रखें, सालाना अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग ध्यान रखें, और संयुक्त रूप से किराया पूछा जाए तो संयुक्त रूप से ध्यान रखें। आपसे संयुक्त रूप से पूछा गया पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग का, तो ध्यान रखें इसका आंसर होगा 250 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथे प्रश्न में पूछा गया कि द मेन ड्यूटी ऑफ लेटर बॉक्स पियोन इज। लेटर बॉक्स की निकासी के लिए, यानी कि लेटर बॉक्स में जो लेटर्स को पोस्ट किया जाता है उसको क्लियर करने के लिए, निकासी करने के लिए लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स को लगाया जाता है। लेटर बॉक्स अटेंडेंट कौन हो सकते हैं? लेटर बॉक्स के पियोन हो सकते हैं या कोई अन्य कर्मचारी भी हो सकता है। तो लेटर बॉक्स पियोन की बात करें तो उनका क्या काम है, उनका मेन ड्यूटी क्या है, तो जो लेटर बॉक्स आउटसाइड में है उनको क्लियर करने का काम होता है लेटर बॉक्स पियोन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रश्न आजकल नया प्रश्न यहां से ये पूछा जाता है कि नन्यता जो है, नन्यता एप्लीकेशन है एक, नन्यता ऐप का संबंध किससे है, आपसे ये पूछा जाता है। नन्यता ऐप का संबंध किससे है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और ऑप्शंस में आपको देगा लेटर बॉक्स की निकासी से संबंधित है क्या, यानी कि लेटर बॉक्स को आर्टिकल क्लियर करने हैं उससे संबंधित है क्या। ऑप्शन नंबर बी में है कि जो अकाउंटेबल आर्टिकल का मतलब होता है रजिस्टर्ड हो, स्पीड पोस्ट हो या पार्सल्स रजिस्टर्ड है वो हो, यानी कि ऐसे आर्टिकल जिनके लिए आप लोग ट्रैक कर सकते हैं, एक तरीके से वो समझे आप लोग, उन्हें कहते हैं अकाउंटेबल आर्टिकल। अकाउंटेबल आर्टिकल्स के वितरण से संबंधित है क्या। ऑप्शन नंबर सी और डी में कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखें नन्यता ऐप का संबंध है लेटर बॉक्स से। जो निकासी करने का जो तरीका है वो आजकल डिजिटल हो गया है और वो है नन्यता ऐप। नन्यता ऐप में सिंपली क्या होता है कि आप लोग लेटर बॉक्स से आर्टिकल्स की निकासी करते हैं। लेटर बॉक्स में कितने आर्टिकल्स थे, यानी कि आर्टिकल्स की संख्या का भी पता चल जाता है उससे। इसके अलावा किस कर्मचारी ने इसे क्लियर किया है, यानी कि उनकी एम्प्लॉय आईडी जाती है, तो एम्प्लॉय आईडी जाती है तो पता चल जाता है कि किस एम्प्लॉय की ड्यूटी लगा रखी है, यानी किस कर्मचारी ने निकाले हैं वो भी पता चल जाता है। इसके अलावा किस समय पर निकाले हैं, यानी कि उस समय का भी पता चल जाता है और तारीख का भी पता चल जाता है, यानी डेट एंड टाइम का पता चल जाता है। इसके अलावा कौन सी जगह से लेटर बॉक्स की निकासी की गई है, यानी कि लेटर बॉक्स की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, यानी कि उसमें जीपीएस से भी संबंधित होता है तो लोकेशन का भी पता चल जाता है। ये सारी चीजें नन्यता ऐप के माध्यम से पता चल जाती हैं, इसलिए डिजिटल कर दिया गया है लेटर बॉक्स की क्लियरेंस को, इसलिए आप लोग इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें प्रश्न में पूछा गया द पोस्टेज ड्यू चार्जेबल ऑन द डिलीवरी ऑफ अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल इज, यानी कि आपके पास में एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है और वो कैसा है, अनपेड है। अनपेड का मतलब है कि जितना भी आपका चार्ज लगना था उसका भुगतान नहीं किया गया। मान के चलते हैं कि इस पर 22 रुपए का चार्ज लगना था और 22 रुपए चार्जेस को ही नहीं दिया गया, यानी कि 22 के 22 बकाया है। तो ये पूछा गया है कि जब ये आर्टिकल ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का है
और प्राप्तकर्ता के पास में भेज दिया जाता है और प्राप्तकर्ता इसको लेता है, तो उस समय प्राप्तकर्ता को कितने रुपए पे करने होंगे? तो इसका आंसर है सिंगल डिफिशियंसी, यानी कि जितना पैसा बकाया है उतना ही लेते हैं, यानी कि अगर 22 रुपए बकाया है तो 22 ही लेंगे। अगर ये आर्टिकल ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के अलावा नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होता तो उस समय दुगना चार्ज लिया जाता। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। बात की है हम लोगों ने यहाँ पर अनपेड की, सिंपली यहाँ पर इनसफिशिएंटली पेड की बात करते हैं, यानी कि आधे अधूरे भुगतान वाले आर्टिकल की बात करते हैं, तो उस समय भी सिंगल डिफिशियंसी ली जाती है। यानी कि मान के चलते हैं कि 22 रुपए इस पर 22 रुपए चार्ज लगना था, 22 में से 20 का कस्टमर ने पे कर दिया है, 2 बकाया है, तो 2 रुपए बकाया है। और जब ये आर्टिकल प्राप्तकर्ता के पास में जाएगा तो प्राप्तकर्ता से इससे 2 रुपए ही लिए जाएंगे, दुगना चार्ज नहीं लिया जाता है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि जो भी डिफिशियंसी है, जितना भी चार्ज लगना है, जो भी चार्जेस बकाया है उतने ही लिए जाएंगे, सिंगल डिफिशियंसी ली जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठे प्रश्न में पूछा गया कि फी चार्ज टू इशू अ डुप्लीकेट पासबुक इन अ पोस्ट ऑफिस इज रुपीज। सिंपल सा ये प्रश्न पूछा गया कि आपके पास में एक पोस्ट ऑफिस का कोई अकाउंट है और उसकी पासबुक है, और ये पासबुक किसी कारणवश खो जाती है, गुम हो जाती है, चोरी हो जाती है। उस केस में अगर आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर के पासबुक दोबारा बनानी है, दोबारा बनवानी है, यानी कि उसे कहते हैं डुप्लीकेट पासबुक। डुप्लीकेट पासबुक बनवानी है तो डुप्लीकेट पासबुक के लिए कितना चार्ज आपसे लिया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो डुप्लीकेट पासबुक को इशू करवाने के लिए 50 रुपए चार्ज लिए जाते हैं, और इस 50 रुपए चार्ज पर आपसे 18% जीएसटी भी ली जाती है। ये व्यवहारिक वाली बात है। आप लोग क्वेश्चन में ऑप्शंस देख सकते हैं, आपका 50 है तो आप लोग 50 को टिक कर सकते हैं। विद जीएसटी बात करेंगे तो इसका 18% जीएसटी 50 पर हो जाएगा 9 रुपए, टोटल 59 रुपए चार्ज लगता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही अगर दिए हुए ऑप्शंस में तो आप लोग देखेंगे आपसे विदाउट चार्ज पूछा है या विद जीएसटी पूछा है या विदाउट जीएसटी पूछा है। विद जीएसटी की बात करेंगे तो 59 रुपीज है, विदाउट जीएसटी 50 रुपीज लगेगा। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें प्रश्न में पूछा गया कि एएमपीसी मीज, यानी कि एएमपीसी का पूरा नाम पूछा गया है। एएमपीसी का पूरा नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका नाम होता है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। कई बार इसकी जगह पर आपको ऑटोमेटेड लिखा हुआ मिलेगा। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें। ऑटोमेटेड इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वें प्रश्न में पूछा गया है पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस। पोस्ट ऑफिस को कितने भागों में बांटा गया है, ये बात का आप लोग ध्यान रखें। पोस्ट ऑफिस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एचओ, दूसरा है एसओ इंक्लूडिंग ईडीएसओ, और तीसरा है ईडीबीओज। इनका मतलब है हेड ऑफिस, दूसरा है सब ऑफिस, और अगर कोई ईडीएसओ है तो वो भी शामिल होगी इसमें, और ईडीबीओज का मतलब होता है ब्रांच ऑफिसेस। तो ये सभी डाकघर के प्रकार हैं, आप लोग ध्यान रखें। यानी कि डाकघर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डाकघर का प्रकार नहीं है, और ऑप्शंस में आपको इस तरीके से दिया हुआ होगा। पहला है हेड ऑफिस, दूसरा है सब ऑफिस, तीसरा है ब्रांच ऑफिस, और चौथा है जनरल पोस्ट ऑफिस। तो आप लोग ध्यान रखें कि डाकघर 3 प्रकार के एचओ, एसओ और बीओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9वें प्रश्न में पूछा गया कि लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन बाय प्राइवेट यूजर इज इशूड बाय, यानी कि फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति को लेना है तो वो कौन जारी करेंगे, तो आप लोग इसका ध्यान रखें। मंडल के प्रमुख जारी करते हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीटेंडेंट करेंगे या सीनियर सुप्रीटेंडेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ बीपी आर्टिकल इन पोस्ट ऑफिस ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड वेयरिंग हाउसेस चार्जेस इज। सिंपल सा ये पूछा जा रहा है आपसे कि बीपी आर्टिकल है आपका एक, इसे अधिकतम कितने समय के लिए पोस्ट ऑफिस में रोक कर रखा जा सकता है, पोस्ट ऑफिस में रोक कर रखा जा सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सिंपल क्या होता है, पहले आप लोगों ने सवाल समझ लिया कि बीपी आर्टिकल्स आपके पोस्ट ऑफिस में आया, अधिकतम उसे कितने समय के लिए रोक कर रख सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो सिंपल सा स्टोरी क्या है कि आपके ऑफिस में कोई बीपी आर्टिकल आया, इसको 7 दिन तक पोस्ट ऑफिस में रखना होता है। 7 दिन के बाद इसको रिटर्न टू द सेंडर करते हैं। अगर
व्यक्ति लेने नहीं आता या लेना नहीं चाहता है उस केस में। और फर्दर आगे 7 दिन के समय को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 7 दिन के लिए हम लोग रखते ही हैं इसको, 7 दिन के समय को बढ़ाया जा सकता है। किस कंडीशन में बढ़ाया जाएगा? अगर प्राप्तकर्ता यानी कि जो लेने वाला व्यक्ति है वो वेयर हाउसिंग चार्जेस यानी कि वेयर हाउसिंग के जो शुल्क हैं उनका भुगतान करता है तो उनको 7 दिन के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। 7 दिन कब से काउंट होते हैं? आप लोग ध्यान रखें कि पहले 7 दिन आप लोग रखते ही हैं उस आर्टिकल को, 8वें दिन से वेयरिंग हाउसिंग चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि वेयर हाउसिंग चार्ज कब से लगते हैं इस बात का आप लोग पहले ध्यान रख लें। वेयर हाउसिंग चार्जेस कब से लगते हैं? वेयर हाउसिंग जो शुल्क है वो कब से लगता है? 7 दिन बाद लगेगा या फिर 8वें दिन से लगेगा। दोनों का मीनिंग एक ही है। 7 दिन बाद की बात करें या 8वें दिन से बात करें, दोनों का मीन्स एक ही है। वेयरिंग हाउसेज चार्जेस अगर कोई प्राप्तकर्ता देना चाहता है तो कितने समय के लिए रोक सकते हैं? तो फर्दर 7 दिन के लिए और रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 11वें प्रश्न में पूछा गया कि लेटर बॉक्स प्लांटेड इन अ पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस शुड बी क्लियर्ड बाय, यानी कि एक ऐसा लेटर बॉक्स जो कि पोस्ट ऑफिस में या मेल ऑफिस में वो किन के द्वारा क्लियर किया जाता है? वो किया जाएगा एमटीएस के द्वारा क्लियर, उसमें से निकासी की जाएगी एमटीएस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12वें प्रश्न में पूछा गया कि कैंप आर्टिकल स्पेशल बैग्स आर मेंट फॉर, यानी कि जो कैंप आर्टिकल्स हैं या जो स्पेशल बैग्स हैं वो किन के लिए भेजे जाते हैं? वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। स्पेशल जो बैग्स हैं वो और किन किन के लिए भेजे जा सकते हैं इस बात का आप लोग ध्यान रखें। राष्ट्रपति के लिए भेजा जा सकता है, प्रधानमंत्री को भेजा जा सकता है और इनके जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं उनके लिए भेजा जा सकता है। डायरेक्टर जनरल के लिए भेजा जा सकता है, जो डाक विभाग के डायरेक्टर जनरल है। इनके अलावा राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनके लिए भेजे जा सकते हैं जब ये टूर पर होते हैं। इन सभी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न में पूछा गया कि PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि जो PLI है उसकी शुरुआत कब हुई? PLI की शुरुआत 1 फरवरी 1884 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। PLI से संबंधित अन्य जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ये है कि PLI में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। PLI मिनिमम 20,000 रुपए से ली जाती है और अधिकतम लिमिट है वो है 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस PLI में ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। 14वें प्रश्न में पूछा गया RLO मीन्स, RLO का पूरा नाम क्या है? तो RLO का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग ध्यान रखें और विशेष रूप से RLO और AMPC की जो फुल फॉर्म है उनका ध्यान रखें। RLO की फुल फॉर्म है रिटर्न लेटर ऑफिस, ED इसमें लगा हुआ है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नन ऑफ दीज, यानी कि रिटर्न लेटर ऑफिस इसका सही आंसर होगा। सी से आप लोग कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। RLO में क्या होता है? RLO में वो आर्टिकल्स भेजे जाते हैं जो अनक्लेम्ड होते हैं, यानी कि जिन पर कोई दावा नहीं करता, लावारिस होते हैं, उन्हें RLO भेजा जाता है। जिन आर्टिकल को रिफ्यूज कर दिया जाता है, यानी कि ऐसे आर्टिकल्स जिन्हें सेंडर भेजता है एड्रेसी के लिए, एड्रेसी नहीं लेता है तो सेंडर के लिए भेजा जाता है, और आर्टिकल ना तो सेंडर को ही डिलीवर हो पा रहा है ना ही एड्रेसी के लिए डिलीवर हो पा रहा है, तो उस केस में ऐसे आर्टिकल्स को RLO भेजा जाता है। ऐसे आर्टिकल जिन पर कोई पता नहीं होता, यानी कि बिना पते वाले जो एड्रेस जो आर्टिकल हैं उनको, और साथ साथ अधूरे पते वाले आर्टिकल्स को कहां पर भेजा जाता है? RLO भेजा जाता है। RLO इन सभी आर्टिकल से डील करता है, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15वें प्रश्न में है कि लेवल बंडल इज, लेवल बंडल क्या होता है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। लेवल बंडल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं, आप लोग ध्यान रखें कि लेवल बंडल क्या होता है, लेवल बंडल से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी चीजों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग लेवल बंडल के बारे में। लेवल बंडल क्या है? तो लेवल बंडल में सिंपली अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो कि लेटर मेल के होते हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है। लेवल बंडल में किसे इकट्ठा किया जाता है?
अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स लेटर मेल के जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। मान के चलते हैं ये आपका लेवल बंडल है और ये इसकी नेक है, गर्दन है। गर्दन के ऊपर जो लेबल लगाया जाता है उसे कहते हैं चेक स्लिप। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है चेक स्लिप। ये भी आपसे पूछा गया है कि लेवल बंडल के ऊपर उसकी गर्दन पर एक लेबल लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चेक स्लिप। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इससे संबंधित और क्या प्रश्न पूछे गए हैं? और ये प्रश्न पूछे गए हैं कि लेवल बंडल है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो लेवल बंडल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्टेशन बंडल, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, स्टेशन बंडल। और दूसरा कौन सा है? दूसरा होता है शॉर्टिंग बंडल। स्टेशन बंडल में क्या होता है? स्टेशन बंडल से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो स्टेशन बंडल में सिंपली अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ही होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं? ऐसे आर्टिकल जो कि स्टेशन के अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं उन्हें इसमें इकट्ठा किया जाता है। और सिंपली ये प्रश्न भी पूछा गया है कि स्टेशन बंडल को कब तैयार करते हैं? तो स्टेशन बंडल को तब तैयार किया जाता है जब ऐसे आर्टिकल्स की संख्या 14 से अधिक होती है, उस केस में स्टेशन बंडल बनाया जाता है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा है शॉर्टिंग बंडल। शॉर्टिंग बंडल में क्या होता है? शॉर्टिंग बंडल में पेड और अनपेड दोनों तरीके के अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो टेरिटोरियल बंडल है वो कब तैयार किया जाता है? टेरिटोरियल बंडल तब तैयार किया जाता है जब ऐसे आर्टिकल्स की संख्या या तो 25 हो या 25 से ज्यादा हो, उस केस में टेरिटोरियल बंडल बनाया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि लेवल बंडल्स कैसे बंडल्स होते हैं? लेवल बंडल कैसे बंडल होते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ड्यू बंडल होते हैं या नॉट अ ड्यू बैग होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो लेवल जो बंडल होते हैं वो नॉट अ ड्यू होते हैं, यानी कि अगर आर्टिकल्स हैं तो आप लोग लेवल बंडल बनाएंगे, अगर आर्टिकल्स नहीं है तो उस केस में लेवल बंडल बनाने की जरूरत नहीं होती है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16वें प्रश्न में पूछा गया द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन इंडिया इज हैविंग सर्कल्स, यानी कि जो भारतीय डाक विभाग है उसे कितने सर्कल्स में बांटा गया है? तो भारतीय डाक विभाग को टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है, इस बात का आप ध्यान रखें। सर्कल के हेड कौन होते हैं? तो सर्कल के हेड होते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ये भी आपसे प्रश्न पूछे गए, इन सभी प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17वें प्रश्न में पूछा गया कि पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज, पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है? ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। तो फ्रैंकिंग मशीन एक स्टाम्पिंग मशीन होती है। कैसी मशीन होती है? ये एक स्टाम्पिंग मशीन होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित एक अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है कि फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है वो अधीक्षक के द्वारा जारी किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? 5 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। कितना चार्ज लगता है? 375 रुपए चार्ज लगता है। अगर कोई व्यक्ति जो दिया हुआ जो समय है उस समय में जो फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है उसे रिन्यूअल नहीं करवा पाता है तो लेट रिन्यूअल फीस क्या लगती है? तो लेट रिन्यूअल फीस 100 रुपए एक्स्ट्रा लगती है, यानी कि 375 रुपए आपके लाइसेंस के लगेंगे, 100 रुपए आपसे लेट रिन्यूअल फीस के लगेंगे, तो टोटल 475 रुपीज से आपका रिन्यूअल होगा लाइसेंस। और लाइसेंस कितने साल के लिए होता है? तो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस 5 साल के लिए दिया जाता है। इन सारे प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18वें प्रश्न में रिफ्यूज्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी शैल बी डिटेन इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर अ पीरियड, यानी कि ऐसे पंजीकृत आर्टिकल्स जो कि रिफ्यूज्ड है, अस्वीकृत है, यानी कि जिनको नहीं लिया है, लेने से मना कर दिया है, उन्हें कितने समय तक रोक कर रखा जा सकता है? तो उन्हें 7 दिन तक रोक कर रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न पूछा गया द रेंटर ऑफ अ पोस्ट बॉक्स कैन क्लियर हिज और हर पोस्ट बॉक्स ड्यूरिंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो जो पोस्ट बॉक्स होता है उसकी जो निकासी किसके द्वारा की जाती है? रेंटर के द्वारा की जाती है, यानी कि किराएदार के द्वारा उसे क्लियर किया जाता है। कब किया जाता है? जब भी कामकाज का जो समय होता है, बिजनेस जो आवर्स होते हैं, उसके दौरान में इसे क्लियर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पोस्ट बॉक्स से संबंधित अच्छा प्रश्न ये पूछे गए हैं कि पोस्ट बॉक्स की सुविधा चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध होती है, और चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध होती है
तो ये डाकघर कौन कौन से होंगे, ये किनके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये निर्धारित हेड ऑफ द सर्कल यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि सीपीएमजी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन सभी प्रश्नों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20वें प्रश्न पूछा गया कि फॉलोइंग आर एंटाइटल्ड टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स पर सर्विस स्टाम्प्स लगती हैं, सेवा डाक टिकट लगती हैं, सर्विस स्टाम्प्स लगती हैं, और इनका इस्तेमाल कौन कर सकता है, आपसे ये पूछा गया है। तो सर्विस स्टैम्प्स को गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यूज कर सकते हैं, और ऐसे ऑफिशियल जो कि ड्यूटी पर हैं यानी कि जो रिटायर्ड नहीं हुए हैं यानी कि जो छुट्टी पर नहीं है, उनके अलावा जो वर्किंग में है यानी कि जो लोग सेवाएं दे रहे हैं, वो सभी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स पर सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21वें प्रश्न पूछा गया है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू ओपन अ न्यू सेविंग अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस। किसी को पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलना है, POSA खोलना है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट अगर कोई व्यक्ति खोलना चाहता है तो उस समय न्यूनतम उनको कितने रुपए देने होते हैं, तो POSA के खाते के लिए उनको न्यूनतम 500 रुपए देने होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। POSA अकाउंट एक व्यक्ति अपने नाम से एक ही खाता खोल सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जब भी ज्वाइंट अकाउंट खोला जाएगा तो दो वयस्क व्यक्ति मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट खोल सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ज्वाइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है और सिंगल अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है ESMO मींस, ESMO का पूरा नाम क्या है, तो ESMO का पूरा नाम है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23वें प्रश्न पूछा गया कि मेल ऑफिस इज, मेल ऑफिस क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो मेल ऑफिस एक स्टेशनरी ऑफिस होती है RMS की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24वें प्रश्न पूछा गया कि जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर एक्सेप्टेड ऑन संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज इन RMS ऑफिस। सिंपली आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो पंजीकृत जो न्यूज़पेपर है या पंजीकृत अखबारों के जो पैकेट्स हैं उन्हें रविवार के दिन और पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों के दिन RMS ऑफिस में एक्सेप्ट किया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। एक्सेप्ट किया जाता है, कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, तो विदाउट लेस फीस यानी कि उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी विलंब शुल्क नहीं लगता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25वें प्रश्न में पूछा गया कि प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल इज फैसिलिटेड, यानी कि जो एक आर्टिकल है उसका शीघ्र वितरण किस तरीके से हो सकता है, तो किसी आर्टिकल पर अगर पता सही है, सही पते के अलावा अगर पता पूर्ण है तो उस आर्टिकल की डिलीवरी शीघ्र रूप से हो सकती है, यानी कि इफ द आर्टिकल इज हैविंग करेक्ट एंड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26वें प्रश्न में पूछा गया फॉलोइंग लेटर्स कैन बी डिलीवर्ड थ्रू द पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कैसे लेटर्स को डिलीवर किया जाता है, वितरण किया जाता है, तो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, अपंजीकृत लेटर मेल के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें डिलीवर किया जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड लेटर्स को पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलीवर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27वें प्रश्न अधूरा है और पूछा गया है कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स मस्ट बियर सब्सक्रिप्शंस, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजता है तो उस पर क्या लिखा हुआ होता है, तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल दो तरीके के लोग भेज सकते हैं, एक तो है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, दूसरा है अन्य लोग। जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को भेजते हैं तो वो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस यानी कि OIGS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा अन्य लोग ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को भेजते हैं तो वो ऑन सर्विस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों ही चीजों का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ नहीं बताया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भेज रहे हैं या अन्य कोई व्यक्ति भेज रहा है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को भी टिक कर सकते हैं और आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 28वें प्रश्न में पूछा गया द लिमिट अप टू विच सिंगल मनी ऑर्डर कैन बी इशूड इन अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में सिंगल मनी ऑर्डर कितने अमाउंट का जारी किया जा सकता है, तो पोस्ट ऑफिस में EMO की बात करें तो मिनिमम EMO ₹1 का भेजा जा सकता है और अधिकतम EMO की बात करें तो अधिकतम EMO
5,000 रुपए का भेजा जा सकता है। इन दोनों ही चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा गया अधिकतम, अधिकतम की वैल्यू हो जाएगी 5,000। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29वें प्रश्न में पूछा गया है जनरल पोस्ट ऑफिस इज, जनरल पोस्ट ऑफिस क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, ये आपका एक सर्किल है, ये इसका हेडक्वार्टर है और इस हेडक्वार्टर से जो भी एचओ आपकी जुड़ी होगी उस एचओ को जनरल पोस्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। तो जीपीओ क्या है? एक हेड पोस्ट ऑफिस है जो कि सर्किल के हेडक्वार्टर के साथ अटैच है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रश्न जीपीओ से संबंधित ये भी पूछा गया है कि पूरे इंडिया में टोटल कितनी जीपीओ हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 24, बी में, ऑप्शन नंबर ए में 23, बी में 24, सी में 25, डी में है 26। तो जो लोग ये सोचते हैं कि टोटल सर्कल्स हैं 23, सर्कल्स के हेडक्वार्टर भी हो गए 23, तो जीपीओ की संख्या भी हो जाएगी 23। तो ऐसा गलत है क्योंकि दिल्ली सर्किल में 2 जीपीओ हैं, इसलिए नंबर ऑफ सर्कल्स तो रहेंगे 23, जीपीओ एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि टोटल जीपीओ इंडिया में कितने हैं? तो टोटल जीपीओ इंडिया में 24 हो जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि सॉर्टिंग ऑफिस क्या है? तो सॉर्टिंग ऑफिस एक ऐसी ऑफिस है जो कि मेल बैग्स जो है उनको सॉर्ट करती है, यानी कि उनको खोलती है, डिस्पोज करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।